हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। तो सबसे पहली बात, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता क्यों है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है। दो तरीके के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, राइट। तो अगर ये दोनों जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस है, राइट। तो डायबिटीज़ के होने के कारण से हमारी बॉडी में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, राइट। अब जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे तो उसके कारण से कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का मेन कारण होता है माइक्रो एंजियोपैथी। ठीक, माइक्रो एंजियोपैथी मतलब माइक्रो से स्मॉल, एंजियो से ब्लड वेसल और पैथी से मतलब डिजीज़। तो स्मॉल वेसल्स की डिजीज़ हो जाएगी और स्मॉल वेसल्स बेसिकली आर्टरियोल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि आँख में होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें कुछ पैथोलॉजी हम लोग को देखने को मिलेगी और उसी से हम लोग का क्या डेवलप होगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, राइट। तो ये बात रही कुछ इंट्रोडक्शन की। तो बात करते हैं सीधा, हम लोग इसका स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। डैमेज ऑकर्स ड्यू टू रेटिना ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण से डैमेज रेटिना में होता है, राइट। लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलप कंट्री में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। अफेक्ट्स 25% ऑफ द टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन, 25% ऑफ द टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन है, ठीक है ना, 25% ओनली, राइट। डायबिटीज़, कॉर्नियल abnormalities, ग्लोकोमा, आयरिस न्यूवैस्कुलराइजेशन, कैटरैक्ट्स, न्यूरोपैथीज। तो डायबिटीज़ में इसके अलावा, रेटिनोपैथी के अलावा भी आपका कॉर्नियल abnormalities हो सकती हैं, ग्लोकोमा हो सकता है, आयरिस न्यूवैस्कुलराइजेशन हो सकता है, ठीक है ना, कैटरैक्ट्स हो सकते हैं जो कि स्नोफ्लेक कैटरैक्ट है, राइट। न्यूरोपैथीज हो सकती हैं इसमें। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी इज मोस्ट ब्लाइंडिंग ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट ब्लाइंडिंग ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशंस होता है, राइट। तो अगर हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो इसके रिस्क फैक्टर्स में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें एक लाइन आती है, द रिस्क ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ is directly proportional to risk of DR। ठीक, तो स्क्रीनिंग ऑफ DR कब कराएंगे, टाइप 1 में, एक होता है टाइप 2, ठीक। टाइप 1 में इफेक्ट आफ्टर 5 साल, ये ऑटो इम्यून होता है एक तरीके से, और टाइप 2 इमीडिएटली अपॉन डायग्नोसिस, क्योंकि ये लेटेंट भी होता है। तो हो सकता है कि ये बंदे को बहुत पहले से हो, ठीक। तो 5 साल के बाद इंक्रीज्ड क्या होगा यहाँ पे, HbA1c होगा। HbA1c आप लोग जानते हैं अपनी मेडिसिन से, नॉलेज से, HDN एंड हाइपरलिपिडीमिया, ये सब पढ़ा हुआ है आपका अपने फिजियोलॉजी में। प्रेगनेंसी के केस में भी होता है कॉमन, ठीक है। और अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक DN में अगर आपको सीरम क्रिएटिनिन जो है बढ़ा हुआ मिले तो ये रिस्क प्रोपोर्शनल होता है, मतलब, ठीक है ना, रिलेट्स विथ रिस्क ऑफ DR, ठीक है ना, ये रिलेट करेगा रिस्क ऑफ DR से, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक। तो पैथोजेनेसिस के बेसिकली 2 तरीके की पैथोजेनेसिस होती है, राइट। पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस में यहाँ लिख देता हूँ, पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे पहला तो हो सकता है बायोकेमिकल मैकेनिज्म, जो कि बेसिकली बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं सारे, बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स, ठीक है ना। तो इंट्रासेल्युलर और सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन, और क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इंटरमीडिएट रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट स्पीशीज, राइट। तीसरा प्रोटीन काइनेस C एक्टिवेशन, ये सब याद रखना है आपको, एक्टिवेशन। चौथा और क्या हो सकता है, इसमें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे, एंड प्रोडक्ट्स।
ठीक, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे। अब क्या होता है, अब इसमें अगर मैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के थोड़ा सा मैं इसको मैं बात करूँ इसके पैथोजेनेसिस की, तो ये देखना, यहाँ पे देखना, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट से क्या बनेगा, ये कुछ एनाटॉमिक लीजन्स बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, लॉस ऑफ पेरिसाइट्स। अब पेरिसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द कवरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल अलोंग द कैपिलरी इंडोथीलियम। ये कैपिलरी इंडोथीलियम के अराउंड में कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल कवरिंग होते हैं, और ये सबसे पहले अर्लीस्ट हिस्टोलॉजिक चेंज होता है, ये हिस्टोलॉजिक चेंज होता है, राइट। अब ये अर्लीस्ट हिस्टोलॉजिक चेंज होगा तो लीकेज एंड ऑक्लूजन कराएगा, मतलब लॉस ऑफ पेरिसाइट्स होगा तो लीकेज कराएगा, ऑब्वियस सी बात है, लीकेज एंड ऑक्लूजन ऑफ कैपिलरीज कराएगा। अब ये कैपिलरीज का लीकेज कराएगा तो यहाँ पर हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया से क्या होगा, VEGF बढ़ेगा, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, यहाँ VEGF बनेगा, रियोवैस्कुलाइजेशन होगा। अब न्यूवैस्कुलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन ऑब्वियसली ये लीकिंग है, तो यहाँ पे अगेन हाइपोक्सिया हो जाएगा और फिर ये कराएगा, तो एक विशियस सी साइकिल हो जाती है जहाँ पे VEGF बढ़ता रहता है और न्यूवैस्कुलाइजेशन होता रहता है और हेमरेज बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इसकी पैथोजेनेसिस को एक डायग्राम के फॉर्म में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, तो डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, बना लेना, ठीक है ना। मान लो ये तुम्हारा आपका फंडस हो गया, फंडस में ये आपका ऑप्टिक डिस्क में कैपिलरी ऐसे, ठीक है। कैपिलरी में कुछ पेरिसाइट्स मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक। तो क्या बनेगा, जैसे ये तुम्हारा आर्टरी था, ये तुम्हारा पेरिसाइट्स कवरिंग हो गए ये आर्टरी पे, ठीक है। थोड़ा और बना देता हूँ, फिर ये मान ले क्या हुआ कि यहाँ पे माइक्रो एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ पेरिसाइट्स हो गए यहाँ पे। अर्लीस्ट हिस्टोलॉजिक चेंज में पेरिसाइट्स अब इक्का दुक्का रह गए, पहले की तरह तो थे नहीं, ठीक। तो लॉस ऑफ पेरिसाइट्स हो गए, ये लॉस ऑफ पेरिसाइट्स हो गया, पेरिसाइट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। लॉस ऑफ पेरिसाइट्स हो गए तो यहाँ पे माइक्रो एन्यूरिज्म हो गया, माइक्रो एन्यूराइज्म, ठीक है, माइक्रो एन्यूराइज्म हो गया। तो ये अर्लीस्ट चेंज है बेसिकली, ठीक है ना। और ये ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट के कारण बढ़ता है और ये जानते ही हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसका एक डायग्राम है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में अपन। तो सबसे पहली बात तो नॉन प्रोलिफरेटिव की NPDR की हम लोग बात करते हैं। NPDR में जो होता है ये डिटेक्टेड इंसिडेंटली होता है, राइट। तो नॉन प्रोलिफरेटिव वाला इंसिडेंटली हम लोग डिटेक्ट करते हैं, राइट, क्योंकि प्रोलिफरेटिव ज़्यादा रैपिड होना चाहिए ऑब्वियसली। सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड ब्लरिंग ऑफ विजन टू डिस्टॉर्शन ऑफ विजुअल एक्विटी लॉस। माइल्ड ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है या डिस्टॉर्शन ऑफ विजन हो सकता है। माइक्रो एन्यूरिज्म आज द बेसिक कॉज, ठीक है ना। तो माइक्रो एन्यूरिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अर्लीस्ट साइन होता है, बेसिकली अर्लीस्ट साइन होता है, ठीक है ना। ऑन एग्जामिनेशन कैसा दिखेगा, ये रेड डॉट लाइक लीजन दिखेगा, रेड डॉट लाइक लीजन होगा ये, ठीक है। FFA पे क्या दिखेगा, FFA पे हाइपरफ्लोरेसेंट स्मॉल डॉट, ठीक। और लेयर कौन सी इन्वॉल्व करेगा, इनर न्यूक्लियर लेयर को ये इन्वॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस हो जाएंगे, फ्रेम शेप सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल हेमरेजेस हैं, ये सुपरफिशियल है हेमरेज जो कि इनर न्यूक्लियर लेयर में हो जाएगा, और डॉट एंड ब्लॉट डीप हेमरेजेस होंगे, ठीक है ना। और हार्ड एक्सुडेट्स होते हैं, रेटिनल इडीमा हो जाएगा, हार्ड एक्सुडेट्स बन जाएंगे इसमें। कॉटन वूल स्पॉट्स, ठीक है, कॉटन वूल स्पॉट्स में डिस्क के अराउंड इरेगुलर वाइट हाइपोफ्लोरेसेंट एरिया हो जाएगा। वेनियर्स लूप्स एंड बीडिंग्स, तो ऐसे लूप्स
के टाइप के बन जाएंगे, ठीक है, वेनस लूप्स हो जाएंगे, ठीक है, और बीडिंग मतलब ऐसे मतलब हल्का सा, ठीक है, बीडिंग हो जाएगी, और एक सॉसेज पैटर्न होता है, सॉसेज के फॉर्म में बन जाएगा। इंट्रानेट्राइनल माइक्रोएंजियोपैथी ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ शंट्स, मतलब रीअपीयरेंस ऑफ शंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ शंट्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरी, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरी। इसमें 3 तरीके का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टाइप्स होते हैं, ठीक है, एनपीडीआर में। अब मैं बात करूँगा पीडीआर के बारे में। पीडीआर में अर्ली एंड हाई रिस्क ऑफ पीडीआर होता है यहाँ पे, और अनट्रीटेड टोटल ब्लाइंडनेस होता है, और सिम्टम्स माइल्ड ब्लरिंग ऑफ विजन टू सीवियर विजन लॉस, ऑब्वियसली न्यूरोवैस्कुलराइजेशन ऑफ डिस्क, न्यूरोवैस्कुलराइजेशन ऑफ एल्सवेयर। तो बेसिकली क्या होता है कि हाइपोक्सिया वीजीएफ बनेगा तो न्यू वेसल और रेटिना आएगी, तो क्या कराएगा, लीक कराएगा वेसल, तो प्री रेटिनल एंड विट्रस हेमरेज हो जाएगा, तो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है, कंबाइंड और ट्रैक्शन और वैस्कुलर फाइब्रोवैस्कुलर टिश्यू प्रोलिफरेशन एडिमा कॉज बाय ट्रैक्शन, ठीक है ना, ऑब्वियस ही चीज़ है। मैक्युलोपैथी क्या होगा, विजन लॉस इन पेशेंट्स विद डायबिटिक रेटिनोपैथी ड्यू टू फंक्शनल डैमेज एंड नेक्रोसिस ऑफ रेटिनल कैपिलरी। विजन लॉस हो जाएगा डायबिटिक रेटिनोपैथी में ड्यू टू फंक्शनल चेंज ऑफ नेक्रोसिस और रेटिनल कैपिलरीज का फंक्शनल डैमेज हो गया या नेक्रोसिस हो गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है एनपीडीआर की, सीआरवीओ हो गया, बीआरवीओ हो गया, ओक्यूलर इस्चेमिक सिंड्रोम, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ठीक है, रेडिएशन रेटिनोपैथी और सिकल सेल डिजीज। जितना आपको डिजीज आती हैं आपके वेस्कुलर पैथोलॉजीज में आती है, उतना सारा एनपीडीआर में लिख के आ जाना है उसके डिफरेंशियल में, राइट। पीडीआर में न्यूरोवैस्कुलराइजेशन ड्यू टू वेनस ऑक्लूजन, सिकल सेल रेटिनोपैथी, ड्रग अब्यूज, सर्कोइडोसिस, ठीक है ना, सिकल सेल रेटिनोपैथी भी हो सकता है, ड्रग अब्यूज हो सकता है, सर्कोइडोसिस हो सकता है, वैल्सल्वा रेटिनोपैथी हो सकता है। मैक्युलोपैथी में सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, न्यूरोरेटिनाइटिस, पैराफोवियल टेलेक्टेंजिया, ये सब हो सकता है। मैक्युलोपैथी तीसरा एक होता है, तीसरा प्रकार होता है, ठीक है, विजन लॉस ड्यू टू पेशेंट विद डायबिटिक रेटिनोपैथी और ड्यू टू फंक्शनल डैमेज एंड नेक्रोसिस ऑफ रेटिनल वेसल्स, ठीक। इन्वेस्टिगेशंस में क्या देखोगे, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल HbA1c जो कि जनरल इन्वेस्टिगेशंस में आएगा, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस फंडस में FFA लगाओगे टू डायग्नोज स्टेजेस एंड फॉलो अप ऑफ केसेस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है। बी स्कैन करा सकते हो, बी स्कैन में डायग्नोसिस एंड फॉलो अप केसेस ऑफ विट्रस हेमरेज, और वो उसमें तो उसमें एक होता है हाइपर इकोइक, एक होता है हाइपो इकोइक, तो हाइपो इकोइक ज़्यादा होगा क्योंकि विट्रस हेमरेज ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। ट्रीटमेंट लेजर फोटोकोएगुलेशन करा सकते हो, ये बेसिकली हम लोग पीडीआर के केसेस में कराते हैं। फोकल एंड ग्रिड लेजर्स ऑफ मैक्युलर एडिमा डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड लोकलाइजेशन ऑफ लीक्स, राइट। और इसके अलावा प्री पैनाटाइनल फोटोकोगुलेशन फॉर पीडीआर कराते हैं, ऑब्वियस ही चीज़ है। आर्गन लेजर यूज़ करते हैं, डबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्ड एनडीआईएक लेजर, राइट। तो व्हेन बोथ लेजर नीड्स टू बी कंबाइंड, ग्रिड लेजर इज डन 2 to 3 weeks प्रायर टू पीआरपी, तो ये कर सकते हैं, ऑब्वियस ही चीज़ है। इंट्राविट्रल ट्राइमसलोन एसीटोनाइड बिवासिजुमैब हैव बीन ट्राइड फॉर ट्रीटिंग मैक्युलर एडिमा, ये कर सकते हैं हम लोग। इंट्राविट्रल बोमाइन हाइड्रोलुरिडेज, विट्रस हेमरेज, ये सब देख सकते हैं। विट्रेक्टमी फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में, और ट्रैक्शन और कंबाइंड रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब भी अपना कंबाइंड ट्रैक्शनल रेटिनल और कंबाइंड रेटिनल डिटैचमेंट करा सकते हैं। फॉलोअप क्या कराते हैं माइल्ड एनपीडीआर का, तो वंस इन 1 year, तो 12 महीने में एक बार, मॉडरेट के लिए 6 से 8 महीना, सीवियर में 3 से 4 महीना, वेरी सीवियर में 2 महीना, और CSME अगर हो गया सिस्टॉइड, ठीक है ना, तो ये आपका 2 से 3 महीना, LDPDR में 2 से 3 महीना, हाई रिस्क PDR में प्रोलिफरेटिव मतलब 1 से 2 महीना, ठीक है। सबसे कम हाई रिस्क PDR में कराते हैं फॉलो, राइट। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ चमका होगा डायबिटिक रेटिनोपैथिक में, और आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, क्या इसका पैथोजेनेसिस होता है, कैसे होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।